कितने चाव से इस घर में सुधांशी बहू बनकर आई थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली थी। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। ज़्यादा आज़ादी की वजह से बेपरवाह भी बहुत हो गई थी। माँ जब कभी पिताजी से शिकायत भी करती तो वे यही कहकर टाल देते, एक ही तो है, उसके भी पीछे पड़ी रहती हो। ससुराल जाकर तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब ही जाना है। अभी तो चैन से रहने दो। माँ बेचारी मन मसोस कर रह जाती। आज उसने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था। पति एक अच्छे फार्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घर में एक ननद और सास थी। शादी के बाद 1 महीना तो मानो पलक झपकते ही बीत गया। घर में सभी उसे बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उससे काम भी नहीं करवाता था। सुशांत भी उसका पूरा ध्यान रखता। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। सुधांशी भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननद गरिमा दिन भर काम में लगी रहती, मगर भाभी से कभी कुछ नहीं कहती। सुशांत का ख्याल था कि धीरे धीरे सुधांशी खुद ही कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन सुधांशी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर सुशांत ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सुशी, गरिमा मेरी छोटी बहन है। उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ है और फिर इस उम्र में माँ से भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तुम काम काज में गरिमा का हाथ बटा दिया करो। भाई मैंने तो अपने मायके में कभी 1 गिलास पानी का भी नहीं उठाया, और फिर मैंने नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की। अदा से अपने बाल संवारती हुई सुधांशी ने जवाब दिया। सुशांत को उससे ऐसे जवाब की ज़रा भी उम्मीद न थी, फिर भी उसने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, घर का काम करने में कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का पूर्ण सौंदर्य तो इसी में है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। सुधांशी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और मुंह फेर कर सो गई। सुशांत ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब वह उठी तो सुशांत दफ्तर जा चुका था। सुधांशी को ऐसी उम्मीद तो ज़रा भी न थी। उसने तो सोचा था कि सुशांत उसे मनाएगा। दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके लेटी रही। गरिमा ने उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम को सुशांत के लौटने पर गरिमा ने उसे बताया। सुशांत तुरंत उसके कमरे में गया और स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज़ हो? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो मैं खाना लगाती हूँ। मुस्कुराते हुए सुधांशी उठी। बात आई गई हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज़ नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे ज़रा भी ख्याल न था। कई बार सुशांत के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मारकर रह जाता। आज सुशांत को दफ्तर जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने कमीज़ निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं थे। झल्ला कर सुधांशी को आवाज़ दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के आगे
खुद को निहारती हो, कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरी किसी भी कमीज में बटन नहीं है, क्या पहनकर दफ्तर जाऊंगा? लेकिन मुझे तो बटन लगाना आता ही नहीं। गरिमा से लगवा लो, तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ श्रृंगार करना, कहकर सुशांत बिना बटन लगवाए ही दफ्तर चला गया। आज उसका मन दफ्तर में ज़रा भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी करके भी वह संतुलन पूर्व जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, उसका एक अंश भी उसे सुधांशी में नहीं मिल पाया था। दिखने में तो सुधांशी सौंदर्य की प्रतिमा थी, किसी बात की कोई कमी न थी उसके रूप में, लेकिन जीवन बिताने के लिए उसने सिर्फ सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जो मन से भी सुंदर हो, जो उसका ख्याल रख सके, उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? हर्षल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हाँ, नहीं तो क्यों? हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी जरूर शुरू कर दिया? हर्षल ने छेड़ते हुए कहा। अभी भाभी जी को घर भी लेकर जाओ या उन्हें घर में छिपा कर ही रखोगे? नहीं यार, यह बात नहीं है, किसी दिन समय निकाल कर हम दोनों ज़रूर आएंगे, सुशांत ने उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। खैर, घर तो जाना ही था। बेमन से घर चल दिया। भैया तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। घर पहुँचते ही गरिमा ने बताया। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई? माँ ने घबराते हुए पूछा। नहीं तो यूँ ही चली गई होगी, बहुत दिन हो गए न उसे अपने माता पिता से मिले, सुशांत ने बात संभालते हुए कहा। भैया तुम्हारा खाना लगा दूँ? नहीं, आज भूख नहीं है मुझे, कहकर सुशांत अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे सुधांशी की बहुत याद आ रही थी। याद करने पर बीते हुए सुख के लम्हे भी दुख ही देते हैं। ऐसा ही कुछ सुशांत के साथ भी हो रहा था। सुशांत जानता था कि जब तक वह सुशी को लेने नहीं जाएगा वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वह ही उसे लेने क्यों जाए? गलती तो सुशी की है। जब उसे ही परवाह नहीं तो वह भी क्यों चिंता करे? लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। बिस्तर से उठकर गैलरी में आकर टहलने लगा। सोचने लगा कि अगर वह सुशी की तरह जिद करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर उसे अपने फर्ज का एहसास नहीं तो क्या वह भी अपना फर्ज भूल जाएगा? उसे सुशी के साथ किए गए अपने व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था। इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि सूरज निकल आया और उसने पूरी रात यूं ही काट दी। आज उसका दफ्तर जाने को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह सुधांशी को समझा कर वापस ले आएगा। सुशी के बिना उसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया एक वित्रह के सहारे घूमती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु सुशी है। उधर सुशी भी कम दुखी न थी, लेकिन उसका अहंग उसके और सुशांत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल सुशांत उसका पीछा करता रहा
हो या शायद वह ही सुशांत के इर्द गिर्द मंडराती रही हो, अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी कि माँ ने बताया नीचे सुशांत आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर तुम खुशी से अपने माँ बाप के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो। सुशांत ने अधिकार से सुधांशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुशांत को इस तरह मिन्नत करते देख उसके मन में फिर अहंग जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम इसलिए ले आना चाहते हो ताकि अपनी माँ बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको। तुम पत्नी हो मेरी और तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपना सामान बांध कर आ जाओ। कहकर सुशांत कमरे से बाहर निकल जाने की खुशी तो सुधांशी को भी कम नहीं थी। वह तो सुशांत पर सिर्फ यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर सुशांत ने सुधांशी को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया। अब तो सुशांत ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। एक दिन सुशांत दफ्तर से लौटा तो देखा माँ रसोई में काम कर रही है। पूछने पर पता चला कि गरिमा काम करते हुए फिसल गई थी, पैर में चोट आई है। डॉक्टर पट्टी बांध गया है। सुधांशी कहाँ है? माँ सुधांशी को घर में न देखकर सुशांत ने पूछा। माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम के 7 बज रहे थे और सुधांशी का कोई पता न था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला, सामने सुधांशी खड़ी थी। अफसोस है हम लोग फिल्म देखने चले गए थे, लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई, बहुत थक गई हूँ आज, पर्स कंधे से उतारते हुए सुधांशी ने कहा। सुशांत चुप ही रहा। उसने सुधांशी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सुधांशी कमरे से बाहर आई तो डॉक्टर को आते हुए देखा। माँ जी अपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। गरिमा के पैर में चोट लगी है, माँ ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। गरिमा को चोट लगी है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत नहीं थी। बहू माँ के स्वर की तलखी को सुधांशी ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत गरिमा के पास गई। अब कैसी हो गरिमा? ठीक हूँ भाभी, धीमे स्वर में गरिमा ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारी चोट के बारे में। सुधांशी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा होगा, भाभी, गरिमा ने बात टालते हुए कहा। मगर आज सुधांशी को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहना चाहती थी। शाम को सुशांत लौटा तो उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि गरिमा को चोट लगी है? तुम पहले ही थकी हुई थी। सुशांत ने संतुष्ट सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। घूमने की बात सुनते ही सुधांशी खुश हो गई। जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल उसे गरिमा की चोट का ख्याल भी
आया मगर फिर उसने नज़रअंदाज कर दिया। भाई खाने में मज़ा आ गया। भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। सुशांत ने उंगलियां चाटते हुए कहा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो हर्षल, जो तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। यार तुम भी तो कम नहीं हो, इतनी सुंदर भाभी है हमारी। जितनी सुंदर वे खुद है उतना ही अच्छा खाना भी पकाती होंगी। हर्षल ने हंसते हुए कहा। अमिता खाना तो हो गया है, अब ज़रा हम लोगों के लिए कुछ मिठाई भी ले आओ। अमिता मिठाई लाने चली और भाभी जी अब आप कब हमें अपने हाथ का बना खाना खिला रही हैं? हर्षल ने सुधांशी से पूछा। सुधांशी ने सुशांत की तरफ देखा और झेप गई। अमिता का घर देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। अमिता सांवली थी और दिखने में भी कोई खास न थी, लेकिन उसने अपना पूरा घर जिस सलीके से सजा रखा था उससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना भी अमिता ने खुद ही बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। सुशांत को इस तरह अमिता के खाने की प्रशंसा करते देख उससे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी अमिता मिठाई ले आई। सबको देने के बाद एक टुकड़ा फालतू बचा था जो हर्षल इसे तुम ले लो। अमीषा ने मिठाई हर्षल को देते हुए कहा। भाई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इस पर तुम्हारा ही हक है। इतना कहकर हर्षल ने मिठाई का टुकड़ा अमीषा के मुंह में रख दिया। आधा टुकड़ा अमिता ने खाया और आधा हर्षल को खिलाती हुई बोली, मेरी हर चीज़ में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। यह देख सभी लोग हंस पड़े। सुधांशी उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उनका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात के अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी सुशांत की पसंद जानने की भी कोशिश न की। उसने तो हमेशा अपनी आशंकाओं को ही महत्व दिया। चलो हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, ये लोग तो अपने दफ्तर की बातें करेंगे। अमिता ने सुधांशी को उठाते हुए कहा। अमिता और सुधांशी के विचारों में ज़मीन आसमान का फर्क था। अमिता घर के बारे में बातें कर रही थी, जबकि सुधांशी ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी अमिता ने कहा, बड़ी सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या सुशांत ने लाकर दी है? नहीं 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 तो चौक सी गई सुधांशी, मैंने खुद ही खरीदी है। भाई ये तो मुझे कभी खुद लाने का मौका ही नहीं देते। इससे पहले कि मैं लाऊं ये खुद ही ले आते हैं, लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है कि अगर मेरे लिए साड़ी लाए तो बहुत लड़ूंगी। हमेशा मेरा ही सोचते हैं, ये नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी लाए। इस बार मैं उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा है वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं है। चलो आज घर नहीं चलना है क्या? सुशांत ने उसकी बातों में खलल डालते हुए कहा। अच्छा अब चलते हैं, किसी दिन आप लोग भी समय निकाल कर आइए ना, सुधांशी ने चलते हुए कहा। आज हर्षल के घर से
लौटने पर सुधांशी ने मन में हलचल मची हुई थी। उसके कानों में अमिता के स्वर गूंज रहे थे। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा है अपनी इच्छाएं पूरी करने में वह नहीं है। लेकिन उसने तो कभी दूसरों की ज़रूरतों को जानना भी नहीं चाहा था। उसने तो यह भी नहीं सोचा कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। और एक अमिता है, सुंदर न होते हुए भी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जिम्मेदारियों के प्रति अमिता की सजदा देखकर सुधांशी के मन में ग्लानि का अनुभव हो रहा था। अमिता भाभी बहुत अच्छी है न? सुधांशी ने मौन तोड़ते हुए कहा। हाँ, सुशांत ने ठंडी राह छोड़ते हुए कहा। उस रात सुधांशी चैन से सो न सकी। सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। सुशांत ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दे दी। सुधांशी को आराम करने के लिए कहकर सुशांत दफ्तर चला गया। सुधांशी को बुखार के कारण सिर में बहुत दर्द था। तभी गरिमा लड़खड़ाते हुए आई। कैसी तबीयत है भाभी? लाओ तुम्हारा सिर दबा दूं, कहकर सिर दबाने लगी। माँ भी बहुत चिंतित। समय समय पर माँ दवा दे रही थी। आज सुधांशी को महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके ज़रा से बुखार ने किस तरह सबको दुखी कर दिया। अपने पैर में चोट होने के बावजूद गरिमा उसका कितना ध्यान रख रही थी। माँ भी कितनी परेशान थी उसके लिए। 3-4 दिन में सुधांशी ठीक हो गई। आज वह सुशांत से पहले ही उठ गई थी। चाय बनाकर सुशांत के पास आई। उठिए जनाब, चाय पीजिए। आज दफ्तर नहीं जाना है क्या? सुशांत को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। जल्दी कहा? मेरी आंखें तो बहुत देर में खुली। शून्य में देखते हुए सुधांशी ने कहा। आज उसने घर के सारे काम खुद ही किए थे। काम करने में मुश्किल तो बड़ी हो रही थी, मगर फिर भी यह सब करना उसे अच्छा लग रहा था। आज वह पहली बार नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आई थी। माँ जी, आज से नाश्ता मैं बनाया करूँगी। माँ जी के हाथ से बर्तन लेते हुए सुधांशी ने कहा। बहू, तुम नाश्ता बनाओगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी ना? बोलिए ना माँ जी, आप सिखाएंगी मुझे? हाँ बहू, मगर तुम सीखना चाहोगी तो ज़रूर सिखाऊंगी। आज सुशांत को बड़ा अजीब लग रहा था। उसका सारा सामान उसे जगह पर मिल गया था। कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो सुधांशी को नाश्ता लाते देख चौंक गया। आज तुमने नाश्ता बनाया है क्या? क्यों? मेरे हाथ का बना नाश्ता क्या गले से नीचे नहीं उतर पाएगा? मुस्कुराते हुए सुधांशी बोली। नहीं, यह बात नहीं है। सैंडविच उठाते हुए सुशांत बोला। सैंडविच तो बड़े अच्छे बने हैं, तुमने खुद बनाए? सुशांत ने पूछा। फिर कुछ रुपये देते हुए बोला। तुम कल अपनी साड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी ना? ये रख लो। सुशांत के दफ्तर जाने के बाद जब सुधांशी ने सैंडविच चखे तो उससे खाए नहीं गए। नमक बहुत तेज हो गया था। उसे सुशांत का ख्याल आ गया, जो इतने
खराब सैंडविच खाकर भी उसकी तारीफ कर रहा था। शायद उसका दिल रखने के लिए सुशांत ने ऐसा किया था। उसकी पलकें भीग गई। प्यार की भावना को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। घर का काम करने में आज उससे अपनत्व का एहसास हो रहा था। फिर उसे सुशांत के लिए दिए गए पैसों का ख्याल आया। उसने गरिमा को साथ लिया और बाजार गई। सुशांत के दफ्तर से लौटने से पहले उसने सारा काम निपटा दिया था। अपनी साड़ियाँ ले आई। शाम को चाय पीते पीते सुशांत ने पूछा, मेरे पास साड़ियों की कमी कहाँ है? आज तो मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने सारा सामान सुशांत के सामने रख दिया। ये माँ की साड़ी है, ये गरिमा का सूट और ये तुम्हारे लिए। सुशांत उससे अपलक निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सुधांशी है जिसे अपनी ज़रूरतों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। आज उसे सुधांशी पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी। अपने लिए कुछ नहीं लाई? प्यार से पास बिठाते हुए सुशांत ने पूछा, क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो? सच तो ये है कि आज पहली बार ही मैं अपने लिए कुछ ला पाई हूँ। ये सामान लाकर जितनी खुशी मुझे हुई है उतनी कई साड़ियाँ लाकर भी न मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूँ। प्यार एक भावना है, संपर्क की चेतना, खो जाने की प्रतिक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर्मन से होता है। हृदय ही उसका साक्षी होता है, कहकर सुधांशी ने अपना सिर सुशांत के सीने पर रख दिया।